नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बालाजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो एनवीएस है नवोदय विद्यालय का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम जो कि सितंबर 2019 में हुआ था, उसी एनवीएस के प्रीवियस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो पेपर है मैंने ऑनलाइन निकाला है, जैसे तैसे करके मुझे यही पेपर मिला है। इसमें आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, तो आप लोग देखते जाइएगा, मैं इसको सॉल्व कराते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जैसे 20 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इनमें से कौन सा एक है जो कि एविडेंस नहीं है? किसका? एवोल्यूशन का। तो देखो, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एवोल्यूशन कब का है। ठीक है, ये हम कंपैरिजन करके बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे कि उसमें जो बॉन्ड हैं या फिर उनमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स या इन सब के सब जितने भी कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमें एविडेंस मिलते हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फॉसिल यानी कि जो जीवाश्म है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी कि उसकी जो बनावट है शरीर की जो है, वो उसकी बनावट कैसी है, उसको कंपेयर करके भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा उसका जो विकास है, जो उसका एवोल्यूशन है, उसको हम पता लगा सकते हैं कि ये कब आया होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करें जो सेकेंड जो ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन आपको पता होगा एक डार्विन की थ्योरी है जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचर में वही सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर नेचर में वही सिलेक्ट होता है जो कि कैसा होता है, फिटेस्ट होता है। तो जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक, तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ऐसे का सिलेक्शन करती है जो कि क्या करे, सर्वाइव करके अपने आप को क्या कर ले, हर एक दिक्कतें या फिर हर एक तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको झेलते हुए नेचर में क्या करे, सर्वाइव कर सके, उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निसल ग्रेन्यूल्स। तो निसल ग्रेन्यूल्स किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर मैं क्या है, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस हैं यहीं पर क्लियर आ रहे थे। वहाँ पर जो मैं अपना जो एप्लीकेशन है वहाँ पर खोल रहा था, तब ये इतने क्लियर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख नहीं सकता। आप बस समझिएगा, मैं आपको समझाते जाऊँगा। ठीक है, तो देखो निसल ग्रेन्यूल्स किसे कहते हैं? ये न्यूरॉन्स के जो साइटोन है यानी कि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ कण पाए जाते हैं, कुछ निसल यानी कि कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। उन ग्रेन्यूल्स को निसल ग्रेन्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, उसमें क्या लगे होंगे, SAER यानी कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। और जब राइबोसोम उसके ऊपर लगे हुए हैं तो राइबोसोम इज द अल्टीमेट साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इट इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो निसल ग्रेन्यूल्स किसे कहते हैं? RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन पाए जाते हैं, उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जिससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल्स रिलीज्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब ये क्या चीज़ है? एनाफाइलेक्टिक शॉक किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे ही आपके बॉडी में सडनली एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, इसी को हम एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। कैसे? आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि आप जा रहे हैं रास्ते में, अचानक से किसी बग या फिर बर्र ने आपको काट लिया। जैसे ही वहाँ पर काटेगा तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, वहाँ पर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, अचानक से एकदम रेडनेस हो जाएगी। वही जो अचानक से जो एलर्जिक रिएक्शन हुई है, वही आपके लिए आप उसको क्या कहते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक। उसी टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम एकदम से जनरेट हो जाता है जो कि आपके बॉडी में सिम्टम्स शो करता है। तो ये किसकी वजह से होता है ये बताना है। तो देखो यहाँ पर देखिए, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। देखो मोस्टली अगर देखा जाए तो ये हिस्टामिन की वजह से होता है, लेकिन इसमें साथ में जब एनाफाइलेक्टिक शॉक जब बढ़ जाता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि एलर्जिक रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, तब सीरोटोनिन भी उसमें साथ में होता है। तो इसके लिए अगर थोड़ा बहुत होता है तो आपको याद हो,
आप मार्केट से जब भी आपको कुछ एलर्जी होती है तो एक छोटी छोटी गोलियों वाला पत्ता लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन। छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो होती है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं, यानी कि हिस्टामिन को दबाने वाली। जैसे ये एलर्जी हुई, आपने वो गोली खाई, हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा था उसको क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, इसलिए एलर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ मैं बता दूँ ल्यूमिलस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ल्यूमिलस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कैसिया फ्लावर। कैसिया का जो फ्लावर है उसमें एस्टिवेशन कैसा देखने को मिलता है? ये इम्ब्रिकेट देखने को मिलता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको जब फैमिली पढ़ाऊंगा तब आपको इनकी सारी ट्रिक बता दूंगा कैसा कैसा एस्टिवेशन किन किन प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूट नोड्यूल्स हैव लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन दैट फंक्शन एज। देखो अभी मैंने एक लेक्चर लिया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें मैंने नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस, सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं सबको मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, वहाँ पर हमने बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। देखो ये वहीं से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस तरह का फंक्शन करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन को खाने का काम करता है। कहाँ पर? नोड्यूल्स वाले लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पॉलन ग्रेन वॉल डज नॉट। जो पॉलन ग्रेन होता है यानी कि जो परागकण होते हैं उनकी जो वॉल होती है अगर हम उसको देखें तो उसमें नहीं पाया जाता, यानी कि वो किस चीज़ की नहीं होती? डज नॉट हैव, यानी कि उसमें क्या नहीं होता? तो देखो पैक्टिन पाया जाता है, ठीक, क्योंकि प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? पैक्टिन। और स्पोरोलेनिन, ये स्पोरोलेनिन भी उसमें देखने को मिलेगा। और सेलुलोज, ये भी प्लांट सेल है तो सेलुलोज भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा? यही पूछ रहा है कि नहीं, नॉट पूछ रहा है। तो यहाँ पर काइटिन नहीं दिखेगा। काइटिन क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये किस में देखने को मिलता है? ये फंगल यानी कि फंगस में देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो प्लांट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड। यानी कि ये बताना है कि इनमें से कौन सा इलोंगेशन, कौन सी थ्रेड या कौन सा इलोंगेटेड भाग यूनिसेलुलर होता है, एक कोश के होता है। तो मैं आपको बता दूं जो रूट हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम स्टेम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको ट्राइकोम्स कहते हैं। एपिडर्मल हेयर और एपिडर्मल फाइबर, इनमें सब के सब ये जितने भी हैं ये तीनों ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रीक्वेसाइट फॉर कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के लिए आवश्यक या हम कहें प्रीक्वेसाइट हैं। तो देखिए मैं आपको फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग भी आपको लेक्चर दे चुका हूँ। तो देखो ये वहीं से क्वेश्चन है। मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें से मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? आपका लाइट डिपेंडेंट होती है। ठीक है, वहाँ से क्या बनता है? वहाँ से आपका ATP बनेगा, NADP बनेगा, और ये दोनों के दोनों यूज़ होंगे कहाँ पर? डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर CO2 भी चाहिए डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है? ये कैल्विन साइकिल कहाँ चलेगी? डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन में देखो ATP, NADPH और साथ में वाटर भी चाहिए और CO2 भी चाहिए। तो इसीलिए जो कैल्विन साइकिल होगी यहाँ पर ये चारों चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ए परमानेंट क्योर ऑफ ADA डिफिशियंसी। अब ADA डिफिशियंसी क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होता है जो कि रिक्वायर होता है किस चीज़ के लिए? लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन के लिए। लिम्फोसाइट क्या होती हैं? इम्यून सेल होती हैं जो कि क्या करती हैं? आपके शरीर में एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम करती हैं। यानी कि सीधी सी बात है, आपका इम्यून सेल बनाने का या फिर इम्यून सेल को जनरेट करने का जो एंजाइम है ADA, ये आपके बॉडी में होना आवश्यक है। तो जिस व्यक्ति में इस तरह की डिजीज़ हो जाती है तब उस व्यक्ति में ये ADA की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसके पास इम्यून सेल्स कैसी हो जाती हैं? वीकन हो जाती हैं। इसीलिए उसको कोई भी अगर बीमारी होगी तो वो तुरंत उस बीमारी से ग्रसित होकर उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करेगा, एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट बनेगी नहीं। तो इस थेरेपी में हम क्या करते हैं? इसको जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जैसे ही वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसकी हम जीन थेरेपी करके उसमें ऐसे जीन का या फिर ऐसा जीन डाल देते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम उसमें ऐसे जीन डाल देते हैं जिससे कि क्या हो? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम उसमें बनने लगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा? लिम्फोसाइट बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मैराइन फूड चेन डाइटम सर्व्स एज
जो मैराइन यानी कि जो समुद्र में फूड चेन बनती है उसमें जो डाइटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता होगा, छोटे छोटे जो डाइटम्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, उत्पादक की तरह। ठीक। कार्पल एंड मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ थंब, जो थंब है इसमें जो कार्पल और मेटाकार्पल, जो नीचे की तरफ मेटाकार्पल ऊपर की तरफ कार्पल, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा जॉइंट होता है। तो मैं आपको बता दूं ये साइनोवियल जॉइंट का एक पार्ट है। साइनोवियल जॉइंट में आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उनमें से एक ये है कौन, सैडल जॉइंट। ठीक है, ये सैडल जॉइंट आप इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जो स्थान पर रखना है, इज लोअरिंग डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ। देखो इनमें से किस शॉर्ट स्ट्रेच को अगर हम रख देंगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन जीन का जो एक्सप्रेशन होगा वो शॉर्ट हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर लोअरिंग हो जाएगा या रोक देगा। तो इसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं परभानी क्रांति इज अ हाइब्रिडाइज्ड वेराइटी ऑफ। तो ये जो परभानी क्रांति है इसमें क्या किया गया था, इसको हाइब्रिडाइज करके ऐसी एक भिंडी तैयार की गई थी जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से की गई थी। और भिंडी जो है, भिंडी को हम ओकरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओकरा। ठीक है, इसके बाद चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स विल सेल, कितने क्रोमोजोम होंगे सेल 2n 14 हैव आफ्टर एस फेज। आफ्टर एस फेज यानी कि एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन, तो क्रोमोजोम की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 2n, 2n का मतलब क्या होता है, ये जोड़ी से है जो भी क्रोमोजोम है, यानी कि 14 जो है वो जोड़ी से है ऑलरेडी। तो जब एस फेज में आएगा तो यहाँ ये बात कर रहा है कि जब n होगा, शुरुआत में जब G1 फेज में n होगा, उसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा एस फेज क्रॉस करेगा तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, तो एस फेज की संख्या तो ऑलरेडी ये बता ही रहे हैं, क्योंकि जीवन में अगर हम होते तो उसमें कितने होते, 7 क्रोमोजोम होते। और जैसे एस क्रॉस करेगा वहाँ पर एप्लीकेशन होगा तो डीएनए की संख्या, डीएनए का जो कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम 14 ही काउंट करेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं, प्राइमरी oocyte फर्स्ट अपीयर्स इन ओवरी। जो प्राइमरी oocyte है तो ये कब अपीयर होने लगती है, तो मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी oocyte है ये उस मदर के फीटस लाइफ से ही स्टार्ट करना शुरू कर देती है, जो प्राइमरी oocyte है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हम oogenesis पढ़ते हैं तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड स्टेराइल इज सीन इन फीमेल। फीमेल में कौन सा, जैसे कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर और स्टेरिलिटी यानी कि ये फर्टाइल नहीं है, इन सीन इन फीमेल, फीमेल में नहीं देखने से। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, एक होता है डाउन सिंड्रोम, ये फीमेल में देखने को मिलेगा। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है, 21वें नंबर के ट्राइसोमी देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कोई एक स्पीसीज यहाँ से जा रही है और ये एक स्पीसीज इसमें से यहाँ चली जाए, एक यहाँ चली जाए, यानी कि 2 अलग अलग स्पीसीज बन जाए। इसको हम क्या कह देते हैं, एवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस। क्योंकि डार्विन फिंचेस ने ये बताया था कि अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से जो वहाँ के जो फिंचेस हैं, यानी कि जो उसने पैरट देखे थे, जो पक्षी देखे थे, उन पक्षी की जो चोंच थी, जो उनकी बीक थी, उसकी साइज वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किसी की लंबी थी, किसी की पतली थी, किसी की मोटी थी। यही को हम क्या कहते हैं, डार्विन फिंचेस। ठीक है, इसी को हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। वातावरण के आधार पर, या वातावरण या एनवायरनमेंट या फिर जो वहाँ का जो ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग जो पक्षी होते हैं वो अपने आप में डेवलपमेंट या एवोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर अंडरलाइंग एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ मोस्ट मार्सूपियल एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपको बता दूं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन इंसुलिन एंड प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन जब तक इंसुलिन में कन्वर्ट होगा तभी एक्टिव हो पाता है। तो यहाँ इंसुलिन का बताना, फिर प्रो इंसुलिन। तो इंसुलिन में कितना होता है, 2, और प्रो इंसुलिन में कितना मिलेगा, 1। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म एज। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किससे एक्सप्रेस की जाती है, तो किलो कैलोरी मिली m⁻²। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द कंडीशन इन विच हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाई
इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी कि अचानक से हार्ट की जो मसल है वो क्या हो गई, डैमेज हो गई है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें इनएडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाया है। तो अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है हार्ट डिसऑर्डर के रिगार्डिंग तो आप जाके देखिएगा, वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने बताया है। तो देखो, एंजाइना, एंजाइना का मतलब होता है जोर से बहुत तेज़ी के साथ चेस्ट पेन होना, ये कहलाता है एंजाइना। हार्ट अटैक किसे कहते हैं? इसी को ही हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक कब देखने को मिलेगा? जो हार्ट मसल है, इस हार्ट मसल में अगर हम देखेंगे तो इनएडिक्वेट अमाउंट में इसमें क्या होगा, ब्लड का सप्लाई होगा, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं? इस कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बंद ही हो जाए। यहाँ पर क्या हुआ, इनएडिक्वेट सप्लाई हुआ ब्लड का, तो चलेगा तो, लेकिन उतने बेटर तरीके से नहीं चलेगा क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, सीधा बंद हो जाता है हार्ट। और हार्ट फेल्यूर में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही होती है, किसको, हार्ट को, इसको कहते हैं हार्ट फेल्यूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर हार्ट फेल्यूर होना चाहिए। हार्ट फेल्यूर का मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने पर उस हार्ट मसल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए उसको हम क्या कहने लगते हैं, हार्ट फेल्यूर कहने लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, जो इनका इंस्टीट्यूट है, जो ऑफिशियल आंसर किए हैं इन्होंने, हार्ट अटैक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीटी टॉक्सिन जीन एनकोड द टॉक्सिन अगेंस्ट कॉर्न बोरर। ये कॉर्न बोरर के अगेंस्ट में एंड जो बीटी टॉक्सिन है, ये तो को बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, Cry1AB, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेसिथिन इज अ टाइप ऑफ, लेसिथिन एक तरह का लिपिड है जो कि किस तरह का है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। एंजाइम आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, तो 6 क्लासेस में होता। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ओथलिल, यानी कि ऑक्सीडोरिडक्टेज और तुम्हारा थायोरिडक्टेज, उसके बाद हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, लाइगेजेस, ये इस तरह के एंजाइम हैं जो कि 6 होते हैं कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाई HPV, ये किसके द्वारा होता है, ये बताना है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये जेनाइटल वॉट कॉज करता है, ठीक है। क्या करता है, जेनाइटल वॉट, यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन है वहाँ पर गांठ बना देता है, कौन, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक तरह का क्या कॉज कर रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है द फैक्टर दैट डज नॉट फेवर डीकम्पोजिशन, यहाँ पर कौन सा फैक्टर डीकम्पोजिशन के फेवर में नहीं है। तो यहाँ देखिए हाई टेम्परेचर सही है, डीकम्पोजिशन होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। मॉइस्ट सॉइल, यानी कि नमी होगी मिट्टी में तो भी डीकम्पोजिशन होगा। लेकिन कब नहीं होगा, जब वो जो क्या कहते हैं सॉइल है उसमें लिग्निन की मात्रा ज़्यादा हो और काइटिन सबसे ज़्यादा हो, तो उसमें नहीं देखने को मिलेगा डीकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट है द सिंबल C एंड K इज फ्लोरल फॉर्मूला रिस्पेक्टिवली डिनोट, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। C का मीन्स होता है कोरोला और K का मतलब होता है कैलेक्स, सिंपल था क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं जाइगोमेटिक बोन आर आल्सो कॉल्ड, जो जाइगोमेटिक जो बोन होती है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ ये वाली बोन होती है इसको हम क्या कह देते हैं, चीक्स बोन कहते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनी। जो टिटेनी है, जो टिटेनी होता है, इसमें किस प्रकार का इम्यूनाइजेशन यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए यूज़ किया जाता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन का मतलब होता है कि ये जो टिटेनी को कॉज करने वाला जो वायरस है उसमें से हम कुछ पार्ट निकाल के ही उसके कुछ पार्ट निकालते हैं, सारा वो जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है या फिर वो जो टिटेनी कॉज कर रहा है उसको पूरा नहीं लेते, उसमें से जो थोड़ा सा उसका कुछ प्रोटीनेशियस पार्ट ले लेते हैं या फिर हम क्या एंटीजन की तरह ले लेते हैं, वो उस वैक्सीन में डाल देते हैं, ताकि जैसे ही वो वैक्सीन लगेगी आपके अंदर वो टिटेनी कॉज तो नहीं करेगा लेकिन आपके अंदर का इम्यून सिस्टम क्या करा देगा, एक्टिवेट करा देगा, ताकि आपके अंदर क्या बन जाए, ऐसी एंटीबॉडी बन जाए जो टिटेनी वायरस के खिलाफ तैयार हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर, तो क्रिस्पर कैस आपने नाम सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ध्यान रखना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लू ग्रीन एल्गा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, जो ब्लू ग्रीन एल्गा है एक तरह का बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कहाँ देखने को मिलते हैं, ये मोनेरा वाले किंगडम में देखने को मिलेगा, ठीक है।
चलिए, फीमेल हेट्रोगेमी इज ऑब्जर्व्ड इन, फीमेल हेट्रोगेमी का मतलब होता है फीमेल में हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमिटी यानी कि जो उनके क्रोमोजोम होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। देखो जैसे कि ह्यूमन में अगर हम देखें तो फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्स एक्स, और मेल कैसा है एक्स वाई, यानी कि वो हेट्रोगैमेटिक है लेकिन ह्यूमन में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस फीमेल में हेट्रोगैमिटी पाई जाती है, तो आपको बता दूं जो बर्ड्स होते हैं उसमें हेट्रोगैमिटी देखने को मिलती है, जिनमें 2 क्रोमोजोम होते हैं, एक जेड एक डब्ल्यू, जबकि जो मेल होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जेड जेड, यानी कि होमोगैमेटिक देखने को मिलेगा मेल में, किन में, बर्ड्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द एंजाइम यूज्ड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल से जो डीएनए है उसको आइसोलेट यानी कि निकालने के लिए, अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, इसका नाम है लाइसोजाइम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स हैव रिस्पेक्टिवली इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टिलिया ऑर्डर, तो देखो साइनेप्सिडा और सौरोप्सिडा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है, जमीन में, तो यहाँ देखिए ये कहाँ से मिलेगा, रॉक से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा, जमीन से मिलेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द मेजॉरिटी ऑफ लाइट इज ट्रैप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट, तो आपको बता दूं जो क्लोरोफिल ए है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे ही अभी हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसमें हम जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात करेंगे तब मैं यहाँ पर ये बात बताऊँगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को छोटे छोटे फॉर्म में पायरुवेट के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, पायरुवेट 2 पायरुवेट बनते हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस चलेगा 2 पायरुवेट बनेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ये तोड़ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कौन सी प्रोसेस है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल था उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, उसको कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमनोरिया इज एसोसिएटेड विद हाई सीरम लेवल, लैक्टेशनल एमनोरिया किसे कहते हैं, लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब होता है जैसे ही जो फीमेल होती है वो अपने बच्चे को डिलीवर करने के बाद उसमें क्या होता है, अचानक से प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट होने लगता है, जिससे कि क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है, और इस वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि उस टाइम पे वो कैसी हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उस टाइम पे अगर हम देखें तो उसमें कोई भी एग प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब एग नहीं बनेगा तो वो क्या नहीं कर सकती, अगर मेटिंग करेगी भी तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा, यही कंडीशन क्या कहलाती है, लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया जीरो, इसको कहते हैं एमेंसलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक को पॉजिटिव और एक जीरो, एक को तो क्या हो रहा है, सॉरी नेगेटिव हार्म हो रहा है ना, नेगेटिव और जीरो का रिलेशन, इसको कहते हैं एमेंसलिज्म। एक को तो कोई एक को हार्मलेस हो रहा है, यानी कि वो हार्म हो रहा है, दूसरा क्या है, उसको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है डाईयूरेटिक्स आर मिसयूज्ड बाय एथलीट्स टू, यानी कि कुछ डाईयूरेटिक्स जो ड्रग होते हैं उनका मिसयूज्ड करते हैं एथलीट्स, कैसे, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को अपने फिजिकल या उनमें जो मसल्स होती है उनको फास्ट तरीके से उनको रन करने के लिए, या फिर जो भी उनका प्ले है उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने बॉडी को बूस्ट करने के लिए कुछ ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो ये लोग जैसे ही ड्रग्स का सेवन करेंगे तो वो पकड़े जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उस ड्रग्स को बचने के लिए एक और ड्रग्स लेते हैं जिनको कहते हैं डाईयूरेटिक ड्रग्स, और जैसे ही ये डाईयूरेटिक ड्रग्स लेंगे तो वो यूरिशन यानी कि यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आप पकड़े नहीं जाएंगे, जिसको हम डोपिंग टेस्ट कहते हैं, तो ये उस डोपिंग टेस्ट से बच जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीड अप एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल थ्योरी एज प्रपोज्ड बाय द सील्डन एंड स्वान, सील्डन एंड स्वान ने थ्योरी प्रपोज्ड की थी, लेक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पहली सेल है वो कहीं ना कहीं किसी पहले बनी हुई सेल से ही बनी होगी। ठीक है, इसी को सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ देखो जो एपिग्लॉटिस है, यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि हम जब फूड को इंगल्फ करते हैं उस टाइम पे हमें ये हेल्प करता है। ये किस चीज़ का बना होता है? नॉन मस्कुलर होता है, इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं द प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक विच स्पीसीज सर्व्स एज अ पाइनियर स्पीसीज। पहली स्पीसीज कौन सी है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कौन सा? लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्स पार्टिशनिंग इज वन ऑफ द मेथड्स अवॉइड। यानी कि रिसोर्स पार्टिशनिंग यानी कि रिसोर्स को उनको कलेक्ट करने के लिए जो मेथड है, इनमें से एक जो मेथड है वो कौन सी है और कौन सी मेथड जो अवॉइड करेगी? तो पहला है कौन? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर जो 4 एनिमल हैं उन चारों एनिमल के लिए रिसोर्स यानी कि उनको खाने पीने के लिए अलग अलग दे दिया जाए तो उनमें झगड़ा नहीं होगा, यानी कि उनमें कंपटीशन नहीं होगी। और अगर एक ही जगह वो खाना रख दिया जाए तो चारों के चारों एक ही खाने के लिए चारों के चारों लड़ेंगे, कंपटीशन करेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? तो अवॉइड यानी कि बचा, ये चारों के चारों स्पीसीज बची रहेंगी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन या एक्सक्लूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द EcoR1। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट इट्स रिकॉग्नाइज सीक्वेंस बिटवीन बेसिस। यानी कि EcoR1 जो है वो कट कहाँ लगाता है? एंडोप्लाज्मिक जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये एक तरह का सीजर है यानी कि कैंची है। कहाँ कहाँ कट लगाएगा? ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन बुल फ्रॉग। यानी कि जो इंडियन बुल फ्रॉग है जिसको हम राना टिग्रीना कहते हैं, डज नॉट हैव, इसके पास क्या नहीं पाया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में आपको इनकम्प्लीट टाइप का ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, जिसमें 2 ऑरिकल चैम्बर होते हैं और 1 वेंट्रिकल चैम्बर होता है। इसलिए ये डबल सर्कुलेशन नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट टाइप का ब्लड सर्कुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कॉज ऑफ वर्किट लिम्फोमा। ये एक तरह का कैंसर है, किससे होता है? एपिस्टेमा बार वायरस। ठीक है, इसको EBV भी कह देते हैं। चलिए द मैक्सिमम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन इज सीन इन, किस में देखने को मिलेगा? प्रेसिपिटेशन यानी कि भाप बन के उड़ जाना, तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अभी हम सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।